तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपकक्ष के बारे में। किसके बारे में? उपकक्ष के बारे में। तो सबसे पहले इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कक्ष के बारे में और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे कि जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो है एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। किसी जो है परमाणु जो होता है उसका आकार गोलाकार होता है और इसके मध्य भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक में जो है पदार्थ के दो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और नाभिक के बाहर जो है चार वृत्ताकार पथ होता है, 1 2 3 और क्या 4, जो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक वाले का नाम क्या होता है? के होता है और दो वाले का एल और तीन वाले का एम और चार वाले का एन होता है। और इस वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग कक्ष के नाम से जानते हैं। ऐसे हम लोग डिफाइन भी किए थे, किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ का वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको कक्ष के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग आज का टॉपिक जो है ऑर्बिटल है, यानी कि उपकक्ष है। किसे कहते हैं उपकक्ष? तो जो परमाणु के नाभिक होता है इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और जिस वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग कक्ष के नाम से जानते हैं। ये तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग कक्ष बोलते हैं और जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग उपकक्ष बोलते हैं। देखिए यहाँ पे तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका परिभाषा कॉम्प्लिकेटेड है। किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं उपकक्ष। तो किसी जो परमाणु होता है इसके नाभिक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग उपकक्ष कहते हैं। और उपकक्षों की संख्या जो होती है 4 होती है। हम लोग आगे की वीडियो में जो त्रिविमीय क्षेत्र होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उपकक्ष जो होती है इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे 1 2 3 और क्या 4। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो एक उपकक्ष होता है पहला उपकक्ष उसका नाम होता है एस, दूसरे का नाम होता है पी और तीसरे का नाम होता है डी और चौथे का नाम होता है एफ। तो उपकक्षों की संख्या कितनी होती है? 4, यानी एस पी डी और क्या एफ। समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि उपकक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे उपकक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम संख्या को 4n-2 से सूचित किया जाता है और यहाँ पे n जो है उपकक्षों की संख्या है। n क्या है? उपकक्षों की संख्या है। और उपकक्ष में उपस्थित जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 4n-2, यानी कि 4n-2। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे n वैल्यू कितना है? 1 है, यानी कि उपकक्ष का नाम क्या हो जाएगा? s। और यहाँ पे उपकक्ष संख्या कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। उपस्थित इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 4n-2, यानी 4 है, यहाँ पे n वैल्यू कितना है? 1 है और -2 है। तो 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ से -2 को यहाँ से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि जो प्रथम उपकक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरा जो है n का मान यहाँ पे कितना है? 2 है, तो उपकक्ष का नाम क्या होगा? P होगा। यानी सेकंड जो उपकक्ष होता है उसका नाम क्या होता है? P होता है। तो उपस्थित इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? 4n-2, यानी 4 है और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 2 है। तो 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 8 हो जाएगा और 8 में से -2 कर लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी सेकंड जो उपकक्ष होता है जिसका नाम क्या है? P है। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसका देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो 3 नंबर जो ऑर्बिटल है उसका नाम क्या होता है? तो डी होता है। और डी में यहाँ पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? फिर बताइए। 4n-2। तो यहाँ पे 4 है, n वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा और 12 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि जो डी उपकक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? तो 10 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कि 10 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उपकक्ष क्या है? 4 है। तो यहाँ पे n वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पे इसका उपकक्ष का नाम क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। और उपस्थित इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? 4n-2 होता है। तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा और यहाँ से 2 को माइनस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग समझे कि जो है उपकक्षों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 4 होती है और आप लोग इसको पहले से भी पढ़ चुके हैं। s होता है, p होता है, d होता है और क्या होता है? f होता है। जो फर्स्ट उपकक्ष होता है इसका नाम क्या होता है? s होता है। सेकंड वाले का नाम क्या होता है? p होता है। और थर्ड वाले का नाम क्या होता है? d होता है। और फोर्थ वाले का नाम f होता है। s में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 2। p में कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। d में कितने होते हैं? 10 होते हैं। और f में कितने होते हैं? 14 होते हैं। इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पे कि उपकक्ष की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? तो s p d f। s में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 1। नहीं, s जो है उसका नंबर कितना है? वो तो 1 है। p का जो है 2 है, d का 3 है और f का क्या है?
4 है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। डी में कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। और एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं। धन्यवाद।